94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान HVACR लाहौर चैप्टर के ऑफिस में, जहां आज प्रेजेंटेशन डे है और इसकी ब्रीफिंग दे रहे हैं ताहिर अब्बास साहब। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जो चेयरमैन हैं, इनका इंट्रोडक्शन में कराते हैं और जो ब्रीफिंग डे है उसके आपको फुटेज भी दिखाएंगे, उसकी कुछ झलकियाँ हमको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर, आज जो प्रेजेंटेशन डे है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली आज हमने ना एक इनडायरेक्ट वेपोरेटिव कूलिंग की एक प्रेजेंटेशन थी, ताहिर साहब ने जो दी है। और मौजू बेसिकली क्या था कि एनर्जी सेविंग हम किस तरह कर सकते हैं और टेम्परेचर अटेन करने के साथ। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक था जो आजकल की रिक्वायरमेंट है एनर्जी के हिसाब से, और ताहिर साहब की प्रेजेंटेशन इस पर बहुत अच्छी थी, इंक्लूडिंग केस स्टडीज़ था। तो और पाकिस्तान HVACR सोसाइटी का मकसद भी ये है कि हम इस तरह के टेक्निकल इवेंट सेमिनार करते रहें ताकि लोगों को उसकी अवेयरनेस मिले, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, इंजीनियर्स हैं। इसमें बहुत से हमारे ऐसे भी थे जो ट्रेडर भी बैठे हुए थे, कंसल्टेंट्स भी थे, यंग इंजीनियर्स भी थे, और सारों ने इस चीज़ को बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया है क्योंकि जो प्रेजेंटेशन थी और इंक्लूडिंग टॉपिक के साथ एनालिसिस बड़े कम्प्रीहेंसिव थे। तो ये आज हमने किए। इससे पहले हम, चूँकि आपको पता है, एक्सपो में बिजी रहे हैं और उससे पहले भी कुछ हमारी 2-3 टेक्निकल सेशन हुए थे। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम ये मुहर्रम की यानी अगस्त में, मुहर्रम के बाद हमारा नेक्स्ट कोई प्लान है, उसका भी जो होगा इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। अच्छा सर, आपने बहुत सारा, मतलब पूरी दुनिया में आपने प्रेजेंटेशन दी है, आज HVACR में आप आए, आपने ब्रीफिंग दी, कैसा लगा ज़रा व्यूअर्स को बताएं। हाँ, मुझे यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह HVACR जो लाहौर चैप्टर है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा, जैसे अभी एग्जीबिशन गुजरी है और बहुत ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइज़ हुई थी, इसी तरीके से मुझे बहुत खुशी हुई देख के। अच्छी प्रेजेंस थी, अच्छी इन्वायरमेंट थी और सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और सब लोगों ने बहुत ही दिलचस्पी ली इसको। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की और मैंने यही कहा कि आइंदा टाइम में मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए, किसी भी तरह की टेक्निकल जो मैं अपने मुल्क के लिए कर सकूँ, अपनी यंग जनरेशन के लिए कर सकूँ, वो मैं दूँ। लेकिन जो HVACR सोसाइटी है, मैं इनका बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मेरा ये प्रोग्राम रखा और हमें थोड़ी सी इनकरेज भी दी कि हम इस चीज़ की तरफ आएँ। अभी मौजूदा जो चेयरमैन, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अहमद साहब जी माशाल्लाह वो बहुत है, जो आपको एक्सपो का पता होगा कि जिस तरीके से एक्सपो हुई, वो एक्सपो ने ही बता दिया कि कितनी रेवोल्यूशन हुई कि HVACR सोसाइटी में, यानी वो इट इज़ अ बिग थिंग ऑफ द HVACR सोसाइटी विच पास द एक्सपो द लास्ट मंथ। इट इज़ वेरी गुड, यानी एंड द सोसाइटी इज़ गोइंग वेरी ग्रोली फास्टली इज़ अप एंड अप, यानी एंड आई विल मेक द दुआ इंशाल्लाह इन फ्यूचर इट विल बी गो मोर एंड मोर अप। अच्छा सर, आजकल ये काफ़ी ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ कि ब्रीफिंग देते हैं, मतलब कि SMD के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। आप क्या समझते हैं जो आज आपने ब्रीफिंग दी है, इसमें किस हद तक लोगों को अवेयरनेस होगी? आज की जो ब्रीफिंग थी वो स्पेशली देखें, हमारे जो एयर कंडीशनिंग में ना हर आदमी जो है ना वो देखता है कि एनर्जी सेविंग कैसे हो। तो स्पेशली ये जो टॉपिक था ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारा जो कन्वेंशनल एयर कंडीशनिंग है और जो वेपरेटर कूलर सिस्टम है उसके दरमियान एक गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है इनडायरेक्ट वेपरेटर कूलर। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इससे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं और इसमें क्या है कि फ्रेश एयर ज़्यादा से ज़्यादा होती है और फ्रेश एयर ज़्यादा हमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी बरकरार रहता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा HVAC में लेके आना चाहते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर मिले और हम एनर्जी सेविंग की तरफ जाएँ और ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट लेके आएँ। जो ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट पूरी दुनिया में चल रहा है वो हम पाकिस्तान में भी लेके आएँ। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज ये सेशन रखा था और हमने पूरी कोशिश की, मैंने भी, कि जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, हम उनके साथ बैठ के अपने व्यूज़ जो है वो शेयर करें, उनसे भी गाइडेंस लें और आपस में बैठ के म्यूचुअल जो है हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में वो आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा, कोई एक लफ्ज़ HVACR के हवाले से आप कहना चाहें? मैं बस यही कहूँगा जी, HVAC में जितना ज़्यादा हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने जो भी यंग जनरेशन है उसको आगे लेके आएँ और नॉलेज जो है वो उसको भी यंग जनरेशन का बढ़ाएं और अपने मुल्क के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएँ जो हमारे मुल्क के लिए ग्रीन, जैसे ग्रीन एनर्जी कंसेप्ट है, वो हम लेके आएँ ज़्यादा। नाज़रीन, आज जो यहाँ मौजूद थी, जो सेशन हुआ, उसमें 2 स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनम शहजादी। और आपका? मेरा नाम आतिफ शाहिद है। अच्छा, बताइए कि आज व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, HVACR आपने, ज़ाहिर है लेक्चर भी आपने सुना, देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जो हमने पढ़ा है वो एज इट इज़ हमारे लिए एक मॉडल की तरह पेश किया गया और आज का जो सेशन था वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था और बहुत इनोवेटिव था।
अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रेजेंटेशन जो दी उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? आज का सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव था। बेसिकली ये चीज़ें हम थ्योरेटिकली तो सारी पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन प्रैक्टिकली कोई हमें जो जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो उस बंदे का कॉन्फिडेंस कुछ चेंज होता है। जो टीचर हमें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं उनका जैसे एक थ्योरेटिकली रिसर्च वर्क होता है जैसे, तो ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है अगर हम इस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। अच्छा, HVACR के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अगर हम बीइंग अ स्टूडेंट बात करें तो मैं एक फ़ीमेल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मुझे यहाँ पे आने से पहले HVAC सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में किसी किस्म के कोई ग्रिपिंग नहीं थी, हाउ नो नहीं था। लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइन किया है एज अ फेलो, इसके लिए मेरे लिए एक बहुत अहम लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जब भी इनका सेशन होता है मैं अपनी क्लास छोड़ के भी ये प्रेफर करती हूँ कि मैं इनको अटेंड करूँ, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत एक लर्निंग ग्रोथ, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है HVAC। यानी ये आपका गोल अब हो गया कि आपने रेगुलर इसकी ना क्लासेस लेनी है? बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारा जगह आपने, ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हैं, बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप गई पढ़ी, क्या डिफरेंस है यहाँ की सोसाइटी में वहाँ की? सोसाइटीज़ की अगर बात की जाए तो ये प्रोफेशनल वे से टीच किया जा रहा है। हर उस प्रोफेशनल पर्सन से बात करने का, अट्रैक्शन करने का मौका मिलता है। उससे हमारी लर्निंग ग्रोथ के साथ साथ हमें एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारे में बहुत अच्छी डेवलप हो रही हैं। जी, कम्युनिकेशन स्किल, टॉकिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। यानी आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं? कंफर्टेबल बेसिकली ये HVAC चैप्टर है, इसको हमने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था, तो इनकी आफ्टर विद इन मंथ जो है वो 2 to 3 टेक्निकल प्रेजेंटेशन होती रहती हैं और हम रेगुलरली इनको अटेंड करते हैं। ये बहुत हमारे लिए जो है ना, हमारे नॉलेज तो हम गेन कर रहे होते हैं, लेकिन ना प्रैक्टिकली कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जस्ट एक मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि वो जस्ट एक हमारे दिमाग में चीज़ भरी जा रही है, लेकिन जो लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ आपको मिल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आ रही। तो जब यहाँ पे आते हैं, सारे प्रोफेशनल्स मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली प्रैक्टिकली भी कहीं इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये चीज़ें हमें जो है हमारी ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करती हैं। तो देखने वाले को कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस टेक्निकल फील्ड से लोग वाबस्ता हैं, उन्हें चाहिए कि HVAC चैप्टर को ज्वाइन करें। मैं तो एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर चुका हूँ। आफ्टर डैट अब मैं ग्रेजुएट होने जा रहा हूँ, तो आफ्टर डैट मैं एक लाइफ टाइम मेंबर भी बनना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सीखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हम्माद। हमाद भाई, क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रेजेंटेशन डे है जो टेक्निकल हो रहा है? देखिए जी, इस किस्म के जो टेक्निकल सेमिनार्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंडस्ट्री और एक यूनिवर्सिटीज़ का जो गैप है उसको इन्हांस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, आपस में क्लोज कोलैबोरेशन करके काम करने के लिए, तभी वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आके अच्छी तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर सकेंगे और उसके बेहतर हमें रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो इसलिए हमारा इरादा ऐसे ही है कि हम प्रैक्टिकल और इंफॉर्मेटिव सेशन जिसमें इंडस्ट्री और एक जो लिंक है यंग जो नए लड़के माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गया रहे, उनका एक लिंक बना सकें और एक अच्छी चीज़ हम डिलीवर कर सकें सोसाइटी। HVACR सोसाइटी के हवाले से कोई बात करना चाहें? HVACR सोसाइटी अहमद साहब की लीडरशिप में अच्छी एक बहुत वो कर रही है, काम कर रही है, और हमारी भी पूरी कोशिश है जितना कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि देखेंगे कोई प्रॉफिट और वो उस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन तो यही है कि हम अपना बेस्ट इनपुट दें और आने वाली जनरेशन और एक हम कोड्स और स्टैंडर्ड और बाकी इसकी अपनी जो लिमिट्स हैं उस तक मैक्सिमम इसको लेके जा सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, HVACR सोसाइटी जो बहुत सक्सेस हुई है माशाल्लाह काफ़ी अर्से से, अभी भी तो इनके पीछे बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट है। अतर शहजादा आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है, आज इनसे बात करते हैं। आज जो प्रेजेंटेशन डे है, अतर भाई कैसा आज लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की जो प्रेजेंटेशन थी ये हमारी एग्ज़िबिशन के बाद की थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से बिज़ी थे एग्ज़िबिशन करने के लिए, तो टाइम नहीं निकल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुहर्रम से पहले कोशिश की है कि एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन करें, और ताहिर हुसैन साहब जो हमारे प्रेजेंटर थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने उसको ओके किया, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है जो हमने टेक्निकल प्रेजेंटेशन की। अच्छा अतर भाई, आज फर्स्ट डे था ये जो प्रेजेंटेशन डे आपका, फर्स्ट टाइम आपने की है? ये फुल डे नहीं होती, ये शॉर्ट टाइम होती है। तकरीबन ये 2 घंटे की प्रेजेंटेशन थी, और हमने इसको जो फ्लायर इसका बना के तकरीबन 5-6 दिन पहले ही फ्लोट किया था अपने ग्रुप्स में, अपनी ईमेल्स के थ्रू अपने मेंबर्स तक, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने गैदरिंग देखी है और हॉल हमारा भरा हुआ था। और डेफिनेट हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है
हमेशा सक्सेसफुल होती है। अच्छा, आप क्या ये कहेंगे कि ये जो आपने आज देखा है इसमें कोई चीज़ें आगे आपका फ्यूचर में ऐड करने का है? डेफिनेट हमेशा इंसान आगे से जो प्रेजेंटेशंस आती हैं उसमें बेहतर करने की कोशिश करता है। बाज़ हमारी प्रेजेंटेशन इतनी बड़ी होती हैं कि लोग ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हमारे पास जगह नहीं होती फिर उनको बैठाने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कि जो लोग हमें पहले टच कर लेते हैं उनकी हम अटेंडेंस शुरू कर लें। तो इस तरह मतलब आज जो आपने देखा हॉल भरा हुआ था, तो इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे और मज़ीद अच्छा करेंगे। अच्छा, अभी व्यूवर्स को देखने वाले कोई HVACR जो लोग अभी नहीं हैं उनके लिए और चेयरमैन के लिए और सोसाइटी के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आज आपसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है इसको हम किसी और तरीके से पेश करें। जो लोग नहीं भी आए, जब उन तक पहुंचेगी तो वो फिर दिल करेगा उनका कि अगली जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम भी पार्टिसिपेट करें ताकि हम भी इसका हिस्सा बने, और इंशाल्लाह आप जो इसको एडिट करके अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे ये लोगों तक पहुंचेगा। नाज़रीन, प्रेजेंटेशन डे में आज हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वारिस। अच्छा मोहम्मद भाई, आज क्या कहेंगे आप प्रेजेंटेशन डे के वाले से, और HVACR सोसाइटी ने ये जो सिलसिला शुरू किया है इस वाले से क्या कहेंगे? देखें, ये पाकिस्तान HVACR सोसाइटी तकरीबन 30 साल पहले इस्टेब्लिश की गई थी, और इसका पर्पज़ ही ये था कि जितने लोग भी ये पाकिस्तान में HVACR सोसाइटी से रिलेटेड हैं या इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया जाए, और इसमें जितनी भी इंडस्ट्री में जिद्दत आ रही है इक्विपमेंट के सिलसिले में, टेक्नोलॉजी के सिलसिले में, उसको एज़ इट इज़ लोगों तक उसको मुंतकिल किया जाए। इसके लिए सोसाइटी कायम की गई थी, और तब से ये हर साल ये सोसाइटी मतलब इसके जो चैप्टर्स हैं ये अब तो खैर 4 चैप्टर हो गए हैं। इसका एक टाइम के साथ हाँ, इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, कराची चैप्टर, इस्लामाबाद चैप्टर, लाहौर और फैसलाबाद चैप्टर काम कर रहे हैं, और हर साल इसकी एग्ज़िबिशन होती है, और साथ उसके कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं जो चैप्टर वाइज ही वो मैनेज की जाती हैं, और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं, अपने इक्विपमेंट भी लेके आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और यह सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इंजीनियरिंग फील्ड में, और जितनी भी दूसरी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और उनमें ये मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है जो ये इंजीनियरिंग फील्ड में नॉलेज शेयरिंग और इस तरह के न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लोगों तक पहुंचाने में अपना फ़र्ज़ या यूँ समझ लेंगे अपना एफर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज प्रेजेंटेशन डे के हवाले से अब क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा मैसेज दें? नहीं, प्रेजेंटेशन आज जो ताहिर साहब की थी, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अटेंड की हैं, कॉन्फ्रेंस बाहर भी लोकल भी। प्रेजेंटेशन का वे ऑफ प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़बरदस्त था उनका, ताहिर साहब का। और अहमद साहब से अब ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के टेक्निकल जितने भी हो सकते हैं इसको कंटिन्यू करें, और नए से नए टॉपिक के साथ लेके इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेंबर्स के लिए भी और नो डाउट इंडस्ट्री के लिए भी। अच्छा, ये जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन डे था, आप फ्यूचर में क्या प्लान है आपका इस वाले से? फ्यूचर प्लान वही हम डिस्कस कर रहे थे अहमद साहब से कि तकरीबन मंथली ट्वाइस आ मंथ होने चाहिए कम अज़ कम, वरना मंथ में एक तो लाजमी होना चाहिए, और वो प्लानिंग है, वो कर रहे हैं स्केड्यूल। इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल मुहर्रम की वजह से 2 हफ्ते लेट हो जाएगा, उसके बाद ये कंटिन्यूटी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सर क्या नाम आपका? जाफ़र रज़ा हैदरी जी। जाफ़र भाई, आज फर्स्ट मतलब क्या नई प्रेजेंटेशन डे था, आप क्या कहना चाहेंगे? सही, आज की प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेशन और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपोरेटिव कूलिंग के साथ है। इसके अंदर जो हमारे स्पीकर हैं वो इंजीनियर है और उनका काफ़ी थोरो और लॉन्ग एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह बड़ी डिटेल से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, और ऑलरेडी अब्रॉड भी यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में भी वो प्रोजेक्ट कर चुके हैं।
तो उस हवाले से डायरेक्ट कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग और फिर DX कूलिंग, जो भी awareness दी उन्होंने। जो मेकअप दिया है वो बड़ा आउट क्लास है और वो इकॉनमी पे भी बड़ा मेजर असरअंदाज हो सकता है और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वी विश के आइंदा पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी आम हो जाएगी, जिससे मुल्क को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सूरतों में फ़ायदा पहुँचेगा। हो जाएगा आपका DX कॉइल या चिल वाटर कॉइल, ये वाला यूनिट आपका ऑन हो जाएगा, यहाँ से आपको ये सिस्टम ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब पहले में क्या हुआ, कोई मॉइस्चर ऐड नहीं हुआ, दूसरे में भी कोई मॉइस्चर ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये आपकी कूलिंग कॉइल है, या चिल वाटर है या DX है, फिर मॉइस्चर ऐड नहीं हुआ तो आपको फिर आगे ठंडी हवा मिलेगी। ठीक है, आपका ये वाला सिस्टम बंद है। जब मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना है, आपका ये वाला सिस्टम बंद होगा। DX कॉइल और चिल वाटर कॉइल जो ये बंद होगी, फिर आपका ये चलेगा और आपका ये चलेगा। इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप पाकिस्तान में अंदर 24 टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। स्टेप सी भी इसमें ऑन हो सकता है किसके साथ? सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। यानी इसमें इसको मोर एडवांस, मैं भी आपको एक सिस्टम दिखाऊंगा, मोर एडवांस कर सकते हैं। जो फार्मा की मैं बात करूँगा, इसको मोर एडवांस भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है ज़्यादा, उसमें डैम्पर और BMS सिस्टम। अच्छा, अब ये असल में सिस्टम बनता क्या, जो है ना इंडायरेक्ट सिस्टम का, इंडायरेक्ट इवेपोरेटर कूलर का। पहले क्या होता है, हीट एक्सचेंजर, आपका सेंसिबल लोड रिड्यूस हुआ। ये मैं 2 स्टेज की बात कर रहा हूँ, 3 स्टेज की बात नहीं कर रहा। पहली स्टेज में क्या, हीट एक्सचेंजर आ गया, आपका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, उसके बाद फिर आपका इवेपोरेटर कूलर आ गया, तो फिर आपकी ये कर्व ऐसे जाएगी। याद है ना, सेंसिबल लोड भी रिड्यूस होगा और मॉइस्चर भी ऐड होगा। यहाँ पे आपका मॉइस्चर ऐड नहीं हुआ। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री है और वेट बल्ब 24 है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 13.56। इसको कैसे मालूम करना, अभी एग्जांपल देखते हैं। जब आपने हीट एक्सचेंजर में से गुजारा तो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है ना वो 21 आ गया, 21.2, और वेट बल्ब भी ये भी रिड्यूस हो गया। ये इवेपोरेटर कूलर में वेट बल्ब टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होता। इवेपोरेटर कूलर का इशू ये है कि वेट बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि नेचर है, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए वो जुलाई अगस्त में काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे आप वेट बल्ब टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं, और आपकी फिर क्या होगी, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये इवेपोरेटर कूलर जो लगा है इसने मॉइस्चर ऐड किया लास्ट टाइम में, इसलिए आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशो आपकी बढ़ी है। अभी हम इसकी देखते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप सिर्फ इवेपोरेटर कूलर इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट इवेपोरेटर कूलर, उसमें क्या होता है कि आपका ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो रिड्यूस होता है, कूलिंग होती है आपकी, वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मॉइस्चर जो है उसमें ऐड होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ऐड होता है, लेकिन इंथैल्पी भी कांस्टेंट रहती है। इसमें क्या होता है, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, लेकिन मॉइस्चर जो है ना वो ऐड नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ क्या है ट्यूब्स के अंदर। ये मैं 3 स्टेजेस की बात कर रहा हूँ जो ऑटोमेटिक चलेगा, और आपकी इंथैल्पी भी रिड्यूस होती है। ये स्लाइड्स पहले भी गुजरी है। अच्छा, अब जी हम थोड़ा सा ये है कि हम अब डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे कि अब ये जो इनडायरेक्ट इवेपोरेटर कूलर सिस्टम है या इवेपोरेटर कूलर सिस्टम है, उसको किसी भी जगह के लिए डिज़ाइन कैसे करते हैं। देखिए, डिज़ाइनिंग के लिए ना सबसे पहले आपको डाटा कलेक्ट करना होता है क्लाइंट से, एंड यूज़र से आपको डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने से मुराद ये है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल, जैसे आप हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं ना, कि आपका जो बिल्डिंग का जो एनवेलप है, वॉल जो है उसकी क्या थिकनेस है और किस चीज़ से बनी हुई है, रूफ़ का क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल, मशीन, फिर मशीनों का लोडिंग फैक्टर, ठीक है ना, उसकी हीट डिसिपेशन, उसके बाद आपको लाइट्स आ गई, ये सब आपको डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसमें सिर्फ सेंसिबल हीट को, अच्छा जो ये इवेपोरेटर कूलर सिस्टम है ना, इसमें आपने सेंसिबल हीट को डिस्कस करना होता है। जो लोड कैलकुलेशन आप करेंगे ना, सिर्फ सेंसिबल, लेटेंट को नहीं करना होता, क्योंकि जब एयर आपकी आती है ना, रूम के अंदर आती है, जो लेटेंट है उसको वैसी फ्लो करके साथ ले जाती है। सिर्फ आपने हीट लोड कैलकुलेशन में सेंसिबल लोड जो आपका निकलेगा उसको ले लेना। वेदर डाटा आपको चाहिए, समर और मानसून का भी चाहिए। मानसून में क्या होता है, फाइंड आउट अच्छा, उसके बाद आउटलेट टेम्परेचर कैसे निकालना है इसका, फिर ये कि एयर वॉल्यूम कैसे निकालना है, एयर चेंज, ये उसके बाद सिलेक्ट हाई। अच्छा, होता है क्या, जब भी आप इवेपोरेटर कूलर या इनडायरेक्ट इवेपोरेटर कूलर की डिज़ाइनिंग करते हैं ना, उसके 3 मेथड है। पहला मेथड है, उसको कहते हैं हीट लोड मेथड। आप हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं सारी, ठीक है, और उसमें आप निकालते हैं एयर फ्लो, CFM निकालते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप एयर चेंजेस से करते हैं, एयर चेंजेस से, ठीक है, लेकिन एयर चेंजेस जहाँ पे आप ले रहे हैं, अगर वहाँ पे मशीन ऐसी हैं जहाँ पे हीट डिसिपेशन हो रही है, वो भी आप कंसीडर करेंगे। लेकिन जैसे फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में हीट लोड मैटर नहीं करता।
फूड इंडस्ट्री में एयर चेंजेस मैटर करती हैं, वहाँ का एंड यूज़र जो आपको कहेगा मुझे इतनी एयर चेंजेस चाहिए। तीसरा है मेथड ऑफ थंब रूल कि पर स्क्वायर फुट जो है ना आपको कितने CFM चाहिए, वो होते हैं 3, 4, 5 पर स्क्वायर। ये मैं आपको वेपरेटर कूलिंग की बता रहा हूँ, जो डिज़ाइनिंग है ये जो थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये 3, 4 या 5 स्क्वायर फुट पर CFM आपने लेनी होगी, ठीक है, ये 3। अच्छा, जब तीनों हम मेथड इस्तेमाल करेंगे फिर हम ये देखेंगे जिस चीज़ का एयर फ्लो ज़्यादा आएगा ना हम वो वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, जिस चीज़ में एयर फ्लो ज़्यादा आएगा वो वाला मेथड। अभी हम कैलकुलेशन की। अच्छा, ये जो आप CFM बता रहे हैं तो रूल ऑफ थंब में 3, 4 या 5 स्क्वायर फुट में, तो अगर हम स्क्वायर की बजाय क्यूबिक फुट में जाते हैं, किसी रूफ का लेवल आपका ज़्यादा है यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो फिर नेचुरली वो भी आपका चेंज होगा। तो इन अदर वर्ड्स आप एयर चेंजेस पे चले गए। इन अदर वर्ड्स आप एयर चेंजेस पहले बात पर जब वॉल्यूम आएगा चेंजेस आ जाएगा। मोस्टली वैसे जो वेपरेटिव कूलिंग का डिपेंड एयर चेंज पे कर देता है। अच्छा, असल एक्सक्यूज मैं जो कुछ बता रहा हूँ ना, जितनी भी स्लाइड्स हैं, फिर मैं एंड में आपको एक लिंक दूंगा, ये स्लाइड्स आपको सारी आप ले भी सकते हैं, जितनी ये स्लाइड्स हैं ना ये आप सारी ले भी लीजिए, लेकिन इसको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है कि एम्बिएंट टेम्परेचर। अच्छा, अब आप कैलकुलेशन की तरफ आने लगे, यहाँ पे समझनी ज़रूरी है, फिर स्लाइड्स लेने का फ़ायदा नहीं होगा। एम्बिएंट कंडीशन है 46 ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है 26। वेट बल्ब मैंने पहले बताया, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है जिसमें हम मैक्सिमम वाटर की एवेपोरेशन, इससे ज़्यादा एवेपोरेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब वाटर हम कितनी कूलिंग हम जो एवेपोरेशन करवा सकते हैं कितनी 26, लेकिन होती नहीं है, आइडियल बता रहा हूँ 100%, आमतौर पर उससे ऊपर 2 डिग्री ऊपर रख लें। अच्छा जी, अब क्या है, मेरा 46 एम्बिएंट था और मेरा वेट बल्ब था 26, यूनिट आउटलेट 26 है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो हीट एक्सचेंजर से एयर गुजरी तो ये आया। वेट बल्ब अगर मेरा 26 है और वेट बल्ब भी 26, इसका मतलब मुझे 100% एफिशिएंसी मिल गई है। ये इसका मतलब है 100% एफिशिएंसी मिल गई हुई है। ये बताया हुआ है डायरेक्ट इवेपोरेटर कूलर में जो पैड्स इस्तेमाल होते हैं उनकी थिकनेस ये है। जाफर साहब, ये थिकनेस है आपको माशाल्लाह, ये थिकनेस मैंने पहले बताया था 2 से 3, 4 इंच आपको मिलेगी 40% एफिशिएंसी, 8 इंच पे जाएंगे आपको मिलेगी 80%, 12 इंच पे जाएंगे तो 90% एफिशिएंसी मिलेगी पैड्स की, बशर्ते कि वेलोसिटी भी उसमें आपकी पावर कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। हाँ, आपका जो स्टैटिक है वो बढ़ेगा, स्टैटिक बढ़ेगा तो अभी हम पावर। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी की जी पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है, अभी हम उस पर भी आते हैं, आप देखेंगे कितनी इसमें पावर सेविंग है। अच्छा जी, ये फार्मूला है एफिशिएंसी, जो आपने सिस्टम लगाया उसकी एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला कि हमारा सिस्टम जो कितना एफिशिएंट है। एक जगह पे सिस्टम लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप ये देखते हैं कि यार सिस्टम एफिशिएंट चल भी रहा है नहीं चल रहा, आपने ये पैरामीटर नोट करने कि उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एम्बिएंट वो कितने है, उसके बाद जो मिल रहा है आपको टेम्परेचर ड्राई बल्ब वो कितने, फिर दोबारा ड्राई बल्ब एम्बिएंट और उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर है। ये आप उस सिस्टम की देख सकते हैं कि क्या वो एफिशिएंट है। यानी मैं अभी आपको फार्मूला बताऊंगा, ये फार्मूला है आउटलेट टेम्परेचर निकालने का। एयर यहाँ से एम्बिएंट एयर आई और यहाँ से आउट हुई, यहाँ पे आपको क्या टेम्परेचर मिलना चाहिए, ये फार्मूला है और ये ही टेम्परेचर मिलना चाहिए। अभी ये जो मैं आपको सिस्टम की पिक्चर दिखा रहा था, ये मैं सिस्टम में खुद ऑपरेट करवाए हैं मैंने, जो हमने डिज़ाइन किया टेम्परेचर उतना ही मिलता है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जब आप हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करते हैं उसके नंबर ऑफ कॉयल, उसकी फिन्स, उसका कॉयल का साइज़ कितना रखना, मैन्युफैक्चरिंग जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक अलग थ्योरी है, वो भी ठीक होनी चाहिए। अगर वो ठीक ना हुई तो फिर आपको आउटलेट टेम्परेचर सही नहीं मिलेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग की, मैं कॉयल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। तो आउटलेट टेम्परेचर भी हम आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल पे अगर आए डायरेक्ट। अच्छा, ये चीज़ ही अच्छा जी, ये है जी इनलेट एयर वेट बल्ब डिप्रेशन। देखें, ये आप ग्राफ देख रहे हैं, जब मेरा ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस 14 डिग्री से ज़्यादा होगा, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का डिफरेंस कितने से 14 से ज़्यादा निकलेगा, आपको एफिशिएंसी हीट एक्सचेंज की मिलेगी 80%। मिसाल के तौर पे मेरा है 16 टेम्परेचर, मिसाल के तौर पे अभी लाहौर में अगर टेम्परेचर हो 46 जून के महीने में और वेट बल्ब दिनों में, अच्छा मेरे पास मतलब मैं पूरा आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब हर दिन का डाटा मैं इकट्ठा करूँ। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे कि पाकिस्तान का आपको कोई भी इलाके, रहीम यार खान, सादकाबाद, किसी का भी वेदर डाटा चाहिए वो भी मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, मैं खुद भी
मैंने अपने छत के ऊपर सारे मैंने वो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और मैंने वो हर रोज़ डाटा हमारा रिकॉर्ड होता है, आरएच क्या है, ड्यू पॉइंट आज क्या है, वेट बल्ब क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, सब चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं। और फिर ये कि हम लोगों के साथ शेयर भी कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस, मिसाल के तौर पे लाहौर में टेम्परेचर आउटसाइड 46 और आपका अभी मैं बताऊं जून में था, मुझे मिल रहा था 20, अब 46 डिफरेंस कितना है 20, तो 22, अगर आप 16 भी हो डिफरेंस तो एफिशिएंसी देखें 16 पे कितनी जा रही है 80%। तो हीट एक्सचेंजर आपका 80% एफिशिएंट होगा। नाइन्टी फोर न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।